सोचो एक दिन तुम नींद से जागो और तुम्हारी आत्मा तुम्हारे डैड के शरीर में आ गई हो और तुम्हारे डैड की आत्मा तुम्हारे शरीर में चली गई हो। खैर, असली दुनिया में तो ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन हमारी आज की इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। और बिलीव मी दोस्तों, ये मूवी काफ़ी मज़ेदार है। इसमें कॉमेडी और इमोशंस कूट कूट कर भरे हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की दोयन और उसके डैड संगते से। दोनों बाप बेटे अपने अच्छे पल बिता रहे थे। दोयन अपने डैड से बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि वो कहती है कि डैड, मैं बड़े होकर आपसे ही शादी करूँगी। अब प्रेजेंट टाइम में संगते इस वीडियो को देखकर रो रहा था। वो पुराने पलों को याद कर रहा था, क्योंकि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी बेटी दोयन अब उससे ज़्यादा बात नहीं करती, यहाँ तक कि अब उसे ये भी पसंद नहीं है कि उसके डैड के कपड़े और उसके कपड़े साथ में धुलवाए जाएं। यहाँ तक कि दोयन की मॉम संगते को बताती हैं कि दोयन को ये चीज़ चाहिए, और ये बात जानकर संगते दोयन से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे डायरेक्ट ही क्यों नहीं बोल रही। दोयन कहती है कि चलो रहने दो, मत दिलाओ। ये बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद दोनों तैयार होते हैं और अपनी अपनी ड्रिंक्स पीकर स्कूल और ऑफिस जाने लगते हैं। दोनों हर रोज़ एक ही रास्ते से मेट्रो तक जाते थे, लेकिन इस बीच दोयन अपने डैड को बिल्कुल इग्नोर करती है और अपने फ़ोन में ही लगी रहती है। यहाँ तक कि वो अपने डैड के साथ सेम गेट से भी ट्रेन में नहीं जाती। ये सब देखकर उसके डैड को बहुत बुरा लगता है। अब इसके बाद स्कूल में जब वो अपनी दोस्त के साथ बातें करते हुए जा रही थी तो तभी वो गिर जाती है, और फिर एक लड़का जीहो यहाँ पर आकर उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है और उसे देखकर दोयन शर्माकर भाग जाती है, क्योंकि ये लड़का जीहो दोयन का क्रश है, जिसे वो अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। फिर जब वो अपने घर जा रही थी तो तभी जीहो स्कूटर से यहाँ पर आता है। वो दोयन से कहता है कि मुझे तुम्हारी दोस्त ने बताया कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, मंडे को एक ऑडिशन होने वाला है, क्या तुम आओगी? दोयन भी हाँ कर देती है। तभी जब जीहो जा रहा था तो दोयन उसे देखकर मुस्कुराने लगती है, मगर तभी यहाँ पर दोयन के डैड संगते आ जाते हैं। वो दोयन से पूछते हैं कि तुम इस तरह क्यों हंस रही हो। दोयन बिना जवाब दिए आगे जाने लगती है। तभी इन दोनों को इनकी माँ के मैसेज आते हैं। उनके डैड को कुछ हो गया था। फिर ये दोनों भी रात तक वहाँ पर पहुँच जाते हैं, मगर बूढ़े आदमी को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, वो अब बिल्कुल ठीक था। यहाँ पर संगते की वाइफ संगते से कहती हैं कि मैं आज रात को डैड के साथ ही रुक जाऊंगी, तुम दोयन को लेकर चले जाओ। वो दोयन को भी देखती हैं, जो कि जब से यहाँ पर आई थी तब से ही अपने फ़ोन में लगी हुई थी। उसकी माँ कहती हैं कि तुम किसी को डेट कर रही हो क्या? ये सुनकर संगते कहता है कि डेट, उसी स्कूटर वाले लड़के को। ये लोग फिर से बहस करने लगते हैं और दोयन गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, इसलिए तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और इस डेट वेट के चक्कर से दूर रहो। मगर ये सुनकर दोयन अपने हेडफोन लगाकर गाना सुनने लगती है। उसके डैड को गुस्सा आता है और वो दोयन के हेडफोनों को ज़मीन पर फेंक कर तोड़ देते हैं और फिर उससे कहते हैं कि तुम्हें पता भी है बाहर की लाइफ कैसी होती है। मैं चाहता हूँ कि अगर एक दिन तुम मेरी जिंदगी जियो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा हूँ। दोयन भी गुस्से में कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ, अगर आप एक दिन मेरी जिंदगी जियो तो आपको भी पता चल जाएगा कि मेरी भी जिंदगी कितनी मुश्किल है। दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं और ये दोनों एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। फिर वही बूढ़ा आदमी इन्हें आकर बताने लगता है कि ये पेड़ बहुत सालों पुराना है और इसके नीचे खड़े होकर जो भी विश मांगी जाएगी वो पूरी हो जाती है। वो दोनों बाप बेटे पूरी बात बिना सुने ही यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद जब दोनों कार से घर जा रहे थे तो अचानक से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर संगते को हॉस्पिटल में होश आता है। वो अब अजीब सा लगने लगा था, उसकी आवाज़ भी उसे भारी लग रही थी और जब वो अपने आप को शीशे में देखता है तो चौंक जाता है। दरअसल ये संगते की सिर्फ बॉडी थी और इसके अंदर अब उसकी बेटी दोयन की सोल आ गई होती है और कुछ समय में दोयन भी बाहर आती है, जिसके अंदर अब संगते की आत्मा थी। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ से आगे मैं कैरेक्टर्स को उनकी सोल के हिसाब से ही बोलूँगा। जैसे दोयन जिसके अंदर उसके डैड की आत्मा है वो उसके डैड होंगे और संगते दोयन होगी। खैर, ये दोनों अब उदास बैठ जाते हैं। दोयन कहती है कि डैड, ज़रूर ये कोई सपना होगा, आप मेरा गाल खींचिए। उसके डैड दोयन का गाल खींचते हैं जिससे उसे दर्द होने लगता है। दोयन कहती है कि हमें किसी डॉक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं क्योंकि किसी को भी इनकी बातों पर विश्वास नहीं होगा और इन्हें पागल खाने भेज दिया जाएगा। अब तभी संगते को एक आइडिया आता है और ये दोनों एक टैक्सी करके कहीं पर जाने लगते हैं। दोयन के डैड ये भूल जाते हैं कि इस वक्त वो अपनी बेटी की बॉडी में है और वो बिल्कुल एक आदमी की तरह टैक्सी वाले से बात करने लगते हैं। वो उस आदमी से कहते हैं कि गाड़ी में स्मोकिंग मत करो।
देखता नहीं क्या हमारे साथ एक छोटी बच्ची है। टैक्सी का ड्राइवर संगते की बॉडी को देखता है और सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। लड़की बिल्कुल आदमी की तरह बात कर रही है और आदमी लड़कियों की तरह बैठा हुआ है। कुछ ही समय बाद जब ये दोनों उतरते हैं तो टैक्सी ड्राइवर देखता है कि ये दोनों तो साइकेट्रिक हॉस्पिटल आए हैं। वो आदमी समझ जाता है कि इन दोनों का दिमाग खराब हो गया है। खैर यहीं पर संगते और दोयन एक साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं। संगते जो कि दोयन के शरीर में था वो इस डॉक्टर को अच्छे से जानता था और दोनों दोस्त थे। संगते उसे सब बताता है लेकिन उसका दोस्त हंसने लगता है। उसे इनके ऊपर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो दोयन जो कि संगते की बॉडी में है उसे संगते समझकर कहता है कि अभी तो अपनी बेटी के साथ मिलकर मेरी यहाँ पर मजे लेने आया है क्या। संगते जो कि दोयन की बॉडी में था वो डॉक्टर को अपनी कई सारी पुरानी बातें याद दिलाता है लेकिन डॉक्टर तब भी विश्वास नहीं करता। वो नर्स को यहाँ पर बुलाकर संगते को दोयन समझकर बाहर भिजवाने लगता है। तभी संगते कहता है कि तुझे वो 20 साल पहले वाली गोंडगल लड़की याद है जिससे तू शादी करने के लिए मरा जा रहा था। याद है मैंने ही तुझे उसका सच पता करके बताया था और इस नर्स को देखकर तूने मुझसे कहा था कि जब तू इस जगह को नया करवाएगा तो तू इन नर्स को निकाल देगा क्योंकि ये तुझे बिल्कुल एक फीमेल गोंडगल की याद दिलाती हैं। नर्स ये सुनकर अलग ही गुस्से में आ जाती है कि डॉक्टर मेरे बारे में ये सब सोचता है। डॉक्टर संगते जिसके शरीर में दोयन है उसके हेक लगाकर कहता है कि अब तूने अपनी बेटी को भी ये सब बता दिया। तभी दोयन के डैड डॉक्टर को मारने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी को मत मार, उससे दूर रह। इसके बाद इन दोनों को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। फिर एक स्टोर में संगते एक ड्रिंक लेकर ओनर के पास जाता है। वो आदमी कहता है कि बच्ची तुम अभी माइनर हो, तुम इसे नहीं पी सकती। तभी दोयन यहाँ पर आ जाती है। संगते कहता है कि मुझे ये ड्रिंक खरीद कर दो। दोयन कहती है कि डैड आप मेरी बॉडी में हो, उसमें ड्रिंक मत पीजिए। शॉप ओनर सोचता है कि आखिर ये आदमी इस लड़की को डैड क्यों बोल रहा है। तभी ये दोनों उसे समझाने लगते हैं लेकिन वो आदमी सोचता है कि ये लोग उसके मज़े ले रहे हैं। आदमी इनसे लड़ाई करने लगता है। तभी आदमी की बीवी यहाँ पर आती है और उसे शॉप से हटा देती है और सोचती है कि यह आदमी ही बेकार है, कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करता। ये सब देखकर संगते दोयन से कहता है कि हम इस बात को अब सबसे और तुम्हारी मॉम से छुपा कर रखेंगे। अब इसके बाद घर पर संगते की वाइफ इन दोनों के लिए ढेर सारा खाना बनाती हैं। संगते जो कि दोयन की बॉडी में था वो भरपेट खा रहा था और संगते की वाइफ सोचती है कि आज मेरी बेटी कितने अच्छे से खाना खा रही है। तभी दोयन सोचती है कि मैं तो अब डैड की बॉडी में हूँ तो मुझे डाइट पर रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब तभी संगते की वाइफ बियर निकालती है। संगते के मुँह में ये देखकर पानी आ जाता है लेकिन वो अपनी बेटी के शरीर में था इसीलिए ड्रिंक नहीं पी सकता था और दोयन जो कि संगते की बॉडी में थी उसे भी बियर नहीं पीनी थी, इसीलिए ये लोग बहाना बनाकर ड्रिंक पीने से रोक देते हैं। संगते की वाइफ को शक होता है कि ये दोनों बाप आज इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं। वो संगते से कहती है कि तुमने अपनी बेटी को कितने पैसे खिलाए हैं जो ये तुमसे इतने अच्छे से बात कर रही है। सच्चाई छुपाने के लिए दोनों अजीब तरह से हंसने लगते हैं। इसके बाद दोयन अपने फ़ोन को चेक करती है जिसमें जीहो का मैसेज आया था और जीहो उससे मिलना चाहता था। ये देखकर दोयन खुश होने लगती है। तभी संगते की वाइफ यहाँ पर आ जाती है। वो अपने पति के साथ सोने लगती है। ये चीज़ देखकर दोयन के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। किस्मत से उसकी मॉम आज थकी हुई थी इसीलिए वो जल्दी सो जाती है। अब अगले ही दिन दोयन इंटरनेट पर बॉडी स्विच होने के बारे में सर्च करने लगती है ताकि वो अपनी बॉडी में वापस जा पाए। वहीं पर संगते भी लाइब्रेरी में जाकर काफ़ी सारी किताबें पढ़ डालता है लेकिन उसे बॉडी वापस स्विच कैसी करें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। दोयन अपने डैड के पास आकर कहती है कि डैड मुझे कल स्कूल जाना है, अब हम लोग एक दूसरे की बॉडी में सारी चीज़ें कैसे संभालेंगे। उसके डैड अब सोचने लगते हैं कि इनकी बॉडी आपस में स्विच कैसे हुई। तभी उन्हें वही बहुत पुराना गिंको ट्री याद आता है जिसके बारे में बूढ़े आदमी ने बताया था। ये दोनों तुरंत ही बूढ़े आदमी को कॉल करने लगते हैं और उससे बात करके इस बारे में पूछते हैं। बूढ़ा आदमी बताता है कि हाँ, अगर तुम उस पेड़ के नीचे खड़े होकर प्रे करो तो तुम्हारी सोल भी स्विच हो सकती हैं। संगते पूछता है कि फिर वो अपनी बॉडी में वापस कब तक जाएंगी। आदमी कार्ड्स फेंकता है और कहता है कि 7 दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये बोलकर वो कॉल काट देता है। इन दोनों के पास अब बूढ़े आदमी की बातों पर विश्वास करने के अलावा कोई और चारा नहीं था, इसीलिए ये दोनों 7 दिनों तक ऐसे ही रहने का फैसला करते हैं। संगते दोयन से कहता है कि तब तक तुम मेरी जगह ऑफिस जाना और मैं तुम्हारी जगह स्कूल जाऊंगा और हमें बाकी सभी से ये बात छुपाकर रखनी होगी। दोयन सोचती है कि अब उसके ऑडिशन का क्या होगा क्योंकि वो ऑडिशन इन्हीं 7 दिनों में होने वाला था। यहीं पर संगते सोच रहा था कि उसकी रेवोल्यूशन मीटिंग का क्या होगा जिसके लिए वो इतने सालों से तैयारी कर रहा था। अब तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा।
खैर, दोनों फैसला करते हैं कि 7 दिनों तक ये दोनों मिलकर रहेंगे और लड़ाई नहीं करेंगे ताकि और ज्यादा परेशानी खड़ी ना हो। अब अगले दिन दोनों भूलकर अपनी अपनी ड्रिंक उठा लेते हैं। संगति की वाइफ इन्हें याद दिलाती है कि किसकी कौन सी ड्रिंक है। दोनों को मजबूरी में एक दूसरे की ड्रिंक पीनी पड़ती है। इसके बाद दोनों बाहर निकल जाते हैं। दोइन तो ऑफिस भी हेडफोन्स लगाकर जा रही थी। वो अपने डैड से कहती है कि डैड, सीढ़ियों पर ध्यान से चलिए, स्कर्ट बहुत ऊपर जा रही है। उसकी डैड कहते हैं कि तुम ऐसी छोटी छोटी स्कर्ट पहनती ही क्यों हो? आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है। वो जाने लगते हैं। दोइन उन्हें समझाती है कि देखो डैड, आप जब मेरे दोस्तों से बात करो तो लंबे लंबे सेंटेंस यूज मत करना, बल्कि लॉल और ऐसे ही दूसरे वर्ड्स को यूज करना। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो बस हंस देना। दोइन कहती है कि मेरी दोस्त जियांग के साथ सिंगिंग ऑडिशन में भी मत जाना। संगीते भी दोइन को समझाने लगता है कि उसे ऑफिस में किस तरह बिहेव करना है। वो कहता है कि जब बॉस तुम्हें कोई काम दे तो पूरी जिम्मेदारी खुद मत लेना, बल्कि कहना कि तुम पूरी कोशिश करोगे। संगीते कहता है कि मैंने अपने फ़ोन में नोट्स लिख दिए हैं, लेकिन अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे कॉल कर लेना। दोनों अब अपने फ़ोन भी स्विच कर लेते हैं। दोइन कहती है कि डैड, मेरे फ़ोन में मेरे मैसेजेस को चेक मत करना और उस लड़के जीहो को कोई भी अजीब मैसेज मत भेजना। दोनों मान जाते हैं। फिर संगते स्कूल आ जाता है। वो कहता है कि मैं पहले भी स्कूल जा चुका हूँ, इसीलिए मैं सब कुछ आराम से संभाल लूँगा। वहीं पर दोइन अपने डैड के ऑफिस में पहुंचती है, जहां पर सभी लोग उसे देखकर झुकने लगते हैं। दोइन सोचती है कि उसके डैड की सभी लोग इज्जत करते हैं, मगर असल में सभी लोग दोइन के पीछे चल रहे मैनेजर को देखकर झुक रहे थे। दोइन भी ये देखती है और सब समझ जाती है कि ये आदमी यहाँ का मैनेजर है। इधर संगते दोइन की क्लास में आता है। उसे एक लड़की दिखती है जो कि चश्मा लगाकर पढ़ने में बिजी थी। संगति सोचता है कि जरूर यही इस क्लास की टॉपर होगी। संगति भी उसी के साथ बैठ जाता है ताकि उसे पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। इस लड़की का नाम कंगमी होता है। संगति उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लास की टॉपर उसे जरा भी भाव नहीं देती। तभी जिन यहाँ पर आ जाती है और जिन को भी कोई खबर नहीं थी कि ये उसकी दोस्त नहीं बल्कि उसके डैड हैं। जिन उनसे कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आज कॉटेज में घूमने जा रही हूँ और मैंने घर पर बताया है कि तुम और मैं साथ में हैं, इसलिए अगर मेरी मॉम तुम्हें कॉल करें तो कह देना कि हाँ, हम लोग साथ में हैं। जिन कहती है कि इसी तरह जब तुम अपने बॉयफ्रेंड जियो के साथ जाओगी तो मैं भी बात को संभाल लूंगी। ये बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो जिन पर चिल्ला देता है। जिन भी गुस्से में चली जाती है। संगते समझ जाता है कि वो लड़का जीहो मेरी बेटी दोइन को प्यार में फंसाना चाहता है, इसीलिए संगते अब जीहो से मिलने का फैसला करता है। इधर दोइन अपने डैड के ऑफिस में पहुंचती है, जहां पर उनके साथ काम करने वाले कलीग्स भी होते हैं। तभी एक आदमी पीछे से आकर कहता है कि सर, आप हम पर नज़र रख रहे हैं ना, ताकि पता कर सकें कि हम लोग ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। वो गुस्सा होकर कहने लगता है कि संगते सर, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। दोइन बेचारी डर की वजह से कुछ भी नहीं कह पाती। इसके बाद अपने डैड के नोट से उसे पता चलता है कि ये आदमी उसका असिस्टेंट है, जिसका नाम जू है, जो कि मेहनती इंसान है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता है। यहीं पर दोइन बाकी कलीग्स को भी देखती है और इन्हीं के साथ एक लेडी यूमी भी होती है। दोइन यूमी को देखकर सोचती है कि ये तो कितनी फिट है यार, काश मैं भी इतनी फिट होती। अब इसके बाद लंच टाइम हो जाता है। सभी लोग लंच करने के लिए चले जाते हैं और कोई भी संगते को साथ चलने के लिए भी नहीं पूछता, जिससे दोइन को एहसास हो जाता है कि उसके डैड तो ऑफिस में ज़रा भी फेमस नहीं है। वहीं पर संगते उसी लड़के जीहो को देखने अब सिंगिंग ऑडिशन में आ गया होता है। संगते जियो को ही घूरे जा रहा था। वो सोचता है कि उसकी बेटी की पसंद इतनी बेकार कब से हो गई, ये ढीला ढाला लड़का उसे पसंद कैसे आ गया। यहीं पर जियो के बराबर में बैठे लड़के को लग रहा था कि दोयन उसे शायद पसंद करती है, तभी तो वो उसे देखी जा रही है। वो दोयन को अजीब से रिएक्शन देने लगता है। फिर दोयन का भी ऑडिशन का टाइम आ जाता है। संगते भी तैयार हो जाता है। वो खड़ा होता है और एक गिटार बजाते हुए अपने पुराने समय का एक गाना गाने लगता है। जिन ये देखकर सोचती है कि इसके ऊपर भूत वूत चढ़ गया है क्या, आखिर ये कौन सा गाना गा रही है। लेकिन गाना खत्म होने के बाद पता चलता है कि वो लड़का जियो भी पुराने गाने सुनता था और वो दोयन से इम्प्रेस हो गया होता है। लेकिन संगते को ये सब देखकर और भी गुस्सा आ जाता है। वहीं पर जू अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था और दोयन फोन चलाने में लगी हुई थी। ये देखकर जू कहता है कि संगते सर, आपको काम पर फोकस करना होगा, क्योंकि रेवोल्यूशन मीटिंग में आप ही हमें रिप्रेजेंट करेंगे। दोयन को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो जू की तारीफ कर देती है। फिर इसके बाद जू इन्हें बताने लगता है कि उसने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ सेलिब्रिटीज को चुना है जो कि इसे प्रमोट करेंगे। लेकिन दोयन
कहती है कि तुमने बड़ी बड़ी उम्र के आदमियों को क्यों लिया है, ऐसे सेलिब्रिटीज को चुनो जिन्हें टीनेज लड़कियां पसंद करती हों। जो सोचता है कि यह आदमी पागल हो गया है क्या। जो बताता है कि संगते सर, आपने ही तो इस आदमी को रेकमेंड किया था। अब तभी वही लड़की यूमी कहती है कि संगते सर, मुझे भी ये लिस्ट अच्छी नहीं लग रही, क्यों ना हम लोग सेलिब्रिटीज की एक नई लिस्ट बनाएं। दोयन भी हाँ कर देती है। अब इसके बाद जू बताता है कि आज हमें एक आदमी क्वान के साथ डिनर पर जाना है। जो कहता है कि संगते सर, आपको उससे ठीक से बात करनी होगी ताकि हम उस आदमी के साथ डील कर सकें। इसके बाद ये लोग डिनर पार्टी में आ जाते हैं। वो आदमी क्वान बहुत ही बेकार कैरेक्टर का इंसान था और दोयन इन सभी लोगों में फिट भी नहीं हो पाती। वो ड्रिंक भी नहीं पीती, जिससे उस आदमी का मूड खराब हो जाता है। और तभी वो कहता है कि संगते, अब तुम्हें डांस करना चाहिए। यूमी तुरंत ही जू को डांस करने के लिए कहती है ताकि डील हो सके, लेकिन वो आदमी क्वान जू को जाने से मना कर देता है और कहता है कि संगते ने सबका मूड खराब किया है, इसीलिए उसे ये गाना गाते हुए डांस करना होगा, और अगर उसे 95 नंबर से ज्यादा मिले तो मैं ये डील साइन कर दूंगा। ये बात सुनकर दोयन तैयार हो जाती है। दोयन भूल जाती है कि इस वक्त वो अपने डैड के शरीर में है और वो लड़कियों की तरह ही गाना गाते हुए डांस करने लगती है। उसे देखकर सभी लोग हैरान थे और उसे 97 नंबर मिलते हैं, जिससे सभी लोग खुश होने लगते हैं। और जू क्वान को ड्रिंक देते हुए कहने लगता है कि चलो अब डील को असाइन करते हैं। तभी वो आदमी क्वान अपना असली रूप दिखाता है और कहता है कि अगर लड़कियां मुझे ड्रिंक सर्व करें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो यूमी से ड्रिंक सर्व करवाता है और फिर उनके साथ अजीब अजीब सी बातें करने लगता है और कहता है कि आपकी बॉडी कितनी अच्छी है। वो यूमी को छेड़ने की कोशिश करने लगता है। यूमी भी काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तभी दोयन ये सब कुछ रिकॉर्ड करके सबके सामने प्ले कर देती है और कहती है कि मैंने इसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है। वो आदमी ये सब देखकर रुक जाता है। यूमी भी खुश हो जाती है कि वो बच गई। इसके बाद दोयन घर जाने लगती है। रास्ते में उसे एक आदमी दिखता है जो कि ऑफिस से घर जा रहा था। उसकी वाइफ और उसकी बेटी उस आदमी का खुशी से वेलकम करते हैं और ये देखकर दोयन को एहसास होता है कि उसने अपने डैड पर लंबे समय से कोई ध्यान नहीं दिया। उसके डैड कितने सालों से बस ये पुराना बैग इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके चेहरे पर कितनी ज़्यादा झुर्रियाँ भी आ गई हैं। अब घर आने के बाद संगते दोयन से पूछता है कि तुमने ऑफिस में कोई परेशानी खड़ी तो नहीं की ना। दोयन मना कर देती है और उसे कंपनी डिनर के बारे में बताती है। दोनों अपना अपना फ़ोन लेकर उसे चेक करने लगते हैं। दोयन के फ़ोन में जियो के मैसेज आए हुए थे। उसे दोयन का गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। यहीं पर संगते के फ़ोन में यूमी के मैसेज आए थे। यूमी को संगते का डांस बहुत पसंद आया था। संगते कहता है कि ये सब किस डांस की बात हो रही है, आखिर तुमने क्या क्या किया है। दोयन उसे बता देती है कि उसे जैसा डांस आता था उसने वैसा ही कर दिया। वो कहती है कि ऑडिशन के बारे में बताइए, वहाँ पर क्या हुआ। संगते कहता है कि मैसेज से तुम्हें पता चल जाएगा। मैं वहाँ पर बम बनकर फटा था। सबको गाना बहुत पसंद आया था। दोनों एक दूसरे से अब लड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के काम की तारीफ करते हैं। अब अगले दिन संगते स्कर्ट पकड़ते हुए स्कूल जा रहा था। तभी उसे एक शॉप पर कुछ दिखता है। इसके बाद संगते लड़कों की तरह पैंट पहनकर स्कूल आ जाता है। सारे लड़के और लड़कियां उसे ही देख रहे थे। दोयान का क्रश जिहो भी ये देखकर उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगता है। इधर दोयान शॉपिंग करके कई सारी चीजें लेकर ऑफिस आती है। उसका बिहेवियर अब लड़कियों वाला नजर आने लगा था। तभी जू उसे बताता है कि जनरल मैनेजर ने आपको बुलाया है। दोयान वहां पर जाती है जहां पर जनरल मैनेजर उसे वही वीडियो दिखाकर संगते के ऊपर गुस्सा करता है। दोयान कहती है कि वो आदमी मेरी कलीग को हैरेस कर रहा था, क्या मैं ये देखता रहता। जनरल मैनेजर कहता है कि इस वीडियो को डिलीट कर दो और तुरंत जाकर उस आदमी से माफ़ी मांगो। तुम्हें अपने बीवी बच्चों की चिंता नहीं है क्या। ये बोलकर वो संगते को वापस भेज देता है। वहीं पर संगते स्कूल में देखता है कि उसका पोर्टफोलियो अप डाउन हो गया है, यानी कि उसकी बेटी ठीक से काम नहीं संभाल पा रही। अब तभी टॉपर से उसे पता चलता है कि कल इनका मॉक एग्जाम होने वाला है, जो जानकर संगते चौंक जाता है। इसके बाद जब टीचर इन्हें पढ़ा रहे थे तो सब कुछ संगते के सर के ऊपर से जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो टॉपर को रिश्वत देते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे घर आज रात पढ़ने चलोगी, हम लोग साथ में बढ़ेंगे। वो बार बार मना करने लगती है। संगते उसे कहता है कि सिर्फ एक बार। इसके बाद टॉपर भी मान जाती है। वहीं पर यूमी संगते से इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि संगते यानी कि दोयान में उसे हैरेस होने से बचाया था। यूमी अब उसे एक जगह पर ड्रिंक के लिए लेकर आती है। दोयान को ये जगह काफ़ी अच्छी लगती है। वो यूमी के नेल्स को देखने लगती है और उनकी काफ़ी तारीफ करती है और कहती है कि काश मेरे भी ऐसे नेल्स होते। इधर संगते टॉपर और जिन को लेकर घर आ चुका था। ये तीनों साथ में अब पढ़ाई करने लगते हैं। तभी जिन के फ़ोन पर उसके डैड के मैसेजेस आने लगते हैं। वो कहती है कि आखिर ये डैड मुझे इतना परेशान क्यों करते हैं, क्या अब
मैं अपने दोस्त के घर सुकून से पढ़ भी नहीं सकती। ये सुनकर संगते कहता है कि वो तुम्हारे डैड हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी है बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है, उन्होंने सब देखा है, इसीलिए वो तुम्हारी चिंता करते हैं। अब तभी टॉपर ये बताने लगती है कि मेरे पेरेंट्स को तो पता भी नहीं होगा कि मैं घर पर नहीं हूँ। संगते कहता है कि अगर मेरे पास तुम्हारी जैसी बेटी होती तो मुझे भी कोई चिंता नहीं होती, मगर वो टॉपर कहती है कि ऐसा नहीं है, असल में उन लोगों को मेरी कोई चिंता ही नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि एक माँ बाप अपनी बेटी से तभी खुश हों जब उनकी बेटी पढ़ाई करे, बिना पढ़ाई करे भी उनकी बेटी होती है। संगति ये सब सुन रहा था। यहीं पर दोयान अब काफ़ी सारी शॉपिंग करके आज घर लौटती है। संगति की वाइफ अपने पति को मारते हुए कहने लगती हैं कि इतनी सारी चीज़ों में पैसे बर्बाद क्यों किए। दोयान अपने डैड के शरीर में होने का फ़ायदा उठाती है और कहती है कि ये सब मैंने अपने पैसों से खरीदा है, इसीलिए संगति की वाइफ भी कुछ भी नहीं कह पाती। अब दोयान को जिन दिखाई देती है, वो खुशी के मारे उसे हाई करने लगती है। जिन ये सोचकर परेशान थी कि ये दोयान के डैड मुझे हाई क्यों कर रहे हैं। दोयान को भी सब रियलाइज़ होता है। वो अपने हाथ से हवा करने का दिखावा करने लगती है और वो दोनों ऊपर चली जाती हैं। फिर संगति की वाइफ उससे कहती हैं कि मुझे कुछ दिनों के लिए डैड के घर जाना है, तुम लोग ठीक से रहना। संगति दोयान को देख रहा था कि ये लड़की मेरे शरीर में होने का फ़ायदा उठा रही है और जो मन में आ रहा है वो खरीद रही है। संगति दोयान को ले जाकर उससे कहता है कि तुम पैसे बर्बाद मत करो। इसके बाद वो दोयान को बताता है कि कल तुम्हारा मॉक एग्ज़ाम है और मैं तुम्हारी दोस्तों को पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा पढ़ाई करके अच्छे नंबर कैसे लाते हैं। दोयान भी कहती है कि ट्राई कर लो डैड। अब इसके बाद एग्ज़ाम वाला दिन आ जाता है। संगते पूरा तैयार था, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर उसके सामने आता है तो वो परेशान हो जाता है। उसे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था। जैसे तैसे वो इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करता है। वहीं पर दोयान सोच रही थी कि पता नहीं डैड एग्ज़ाम कैसे दे रहे होंगे। अब तभी जू उसके पास आकर उसे छत पर बुलाता है। दोयान छत पर जाती है, जहाँ पर जू उसे कहता है कि आपने क्या किया है, मुझे भी अपनी ट्रिक बताइए। कल रात आप यूमी के साथ ड्रिंक पर गए थे ना, और यूमी तो कभी भी आपको पसंद नहीं करती थी, यहाँ तक कि वो रोज़ आपकी कॉफ़ी में थूकती थी, लेकिन कुछ दिनों से वो आपको बहुत पसंद करने लगी है और वो आपको ड्रिंक पर भी ले गई। मुझे भी बताइए आपने उस पर कौन सा जादू चलाया है। ये बात सुनकर दोयान समझ जाती है कि जू यूमी को पसंद करता है। वो जू को टिप्स देने लगती है कि किस तरह फ्लर्ट किया जाता है ताकि यूमी उसे पसंद करने लगे। अब इसके बाद जू उन्हीं टिप्स को यूज़ करता हुआ यूमी को मैसेज करने लगता है। इधर घर आते समय संगते के पास उसी लड़के जीहो के मैसेजेस आते हैं। वो दोयान को बाहर मिलने के लिए बुला रहा था। संगते सोचता है कि ये लड़का मेरी बेटी को फंसाना चाहता है, इसीलिए वो मैसेजेस को डिलीट करने लगता है। फिर घर पर दोयान काफ़ी लेट ऑफिस से आती है। वो अपने डैड से पूछती है कि एग्ज़ाम कैसा गया। संगते उसे सच नहीं बताता और कहता है कि वो अच्छा गया। इसके बाद दोयन जियो के उन्हीं मैसेजेस को देखकर हैरान रह जाती है। दरअसल संगते ने उन मैसेजेस को डिलीट नहीं किया था। अब अगले दिन दोनों बाप बेटे साथ जाने लगते हैं। संगते दोयन से कहता है कि मुझे वो लड़का जीहो पसंद नहीं है, लेकिन दोयन तो खुशी के मारे पागल हो रही थी। यहीं पर अगले दिन भी ऑफिस में जू योमी को वही सारे मैसेज करता है। योमी उसे देखकर मुस्कुराती हैं, जिससे जू को लगता है कि संगते सर की टिप्स काम कर रही हैं। लेकिन योमी जू से परेशान हो गई थी। वो उसे डबल मिडिल फिंगर दिखाकर उसे रिजेक्ट कर देती हैं। तभी जू के पास एक कॉल आती है। फिर वो संगते को बताता है कि आज मार्केटिंग टीम होम शॉपिंग शो करने वाली है, जिसमें वो हमारे लिपस्टाइन प्रोडक्ट को एक मौका देने वाले हैं। ये लोग तुरंत ही उसकी तैयारी करने लगते हैं। वहीं पर स्कूल में एग्जाम के रिजल्ट आउट हो चुके थे और इसमें संगते ने दोयन की रैंक 29 पहुंचा दी होती है, जो कि पिछली बार से बहुत नीचे थी। यहीं पर अब पता चलता है कि जिस लड़की को वो अब तक टॉपर समझ रहा था, उसकी रैंक तो खुद लास्ट आई होती है। वो दुखी होकर चली जाती है और एक जगह पर आकर रोना शुरू कर देती है। तभी संगते उसके पास आता है और कहता है कि क्या हुआ है, क्या तुम्हें भी कोई भी आंसर नहीं पता था। वो लड़की कंगमी कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना, तुम तो जानती ही थी ना मेरी हर बार लास्ट रैंक ही आती है। असल में ये लड़की पढ़ाई में बहुत बुरी थी, इसीलिए वो हमेशा पढ़ाई करने की कोशिश करती रहती थी और उसे पढ़ते हुए देखकर संगते ने कुछ और ही समझ लिया। यहाँ अब जिन आकर उसे समझाती है और कहती है कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, इसीलिए उदास मत हो। जिन उसे समझाने लगती है और संगते को भी एहसास होने लगता है कि वो अपनी बेटी के बारे में अब तक गलत था। इधर ऑफिस में शो की पूरी तैयारी हो जाती है, लेकिन जो मार्केटिंग टीम ये शो करने वाली थी वो एक्सीडेंट में फंस जाती है और इनके पास अब कोई भी नहीं बचता और शो भी शुरू होने वाला था। जू और योमी एक दूसरे को धकेलने लगते हैं, लेकिन दोनों को कैमरे के सामने बोलने में शर्म आती थी। तभी दोयन खुद ही आगे आ जाती है। अब इसके बाद शो शुरू होता है और दोयन एक लेडी के साथ बैठकर प्रोडक्ट के बारे में बताने लगती है। संगते की वाइफ भी टीवी पर ये देखकर काफ़ी हैरान होती है। यहीं पर दोयन फिर से भूल जाती है कि वो अपने डैड के शरीर में है
और वो उसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी करने लगती है। लेकिन ये मार्केटिंग सभी को काफ़ी पसंद आती है। वहीं पर संगते को टीचर से डांट खानी पड़ रही थी क्योंकि उसके नंबर पिछली बार से बहुत कम होते हैं। उसके टीचर कहते हैं कि अब तुम्हारे डैड को ये बात बतानी पड़ेगी। वो कॉल करने लगते हैं। संगते उन्हें रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दोयन को ये सब पता चले कि उसके डैड भी एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाए। लेकिन उसके टीचर दोयन के डैड को कॉल कर ही देते हैं और यहाँ पर बुला लेते हैं। वहीं पर दोयन भी खुश होने लगती है कि अब वो अपने डैड को सबक सिखाएगी। वो जाने लगती है, तभी जू उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी दी हुई वो टिप्स बेकार हो गई हैं, अब मैं क्या करूं। इस पर दोयन उसे एक और आइडिया देती है और कहती है कि अब तुम्हें सीधा यूमी के पास जाकर उसे चॉकलेट देनी चाहिए और उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। ये बोलकर दोयन भाग जाती है। इसके बाद जू यूमी को चॉकलेट देता है और फिर उनसे अपने दिल की बात कहने लगता है। लेकिन यूमी पहले ही निकल चुकी थी और ये देखकर वो उदास होने लगता है, मगर यूमी ने छुपकर सारी बातें सुन ली थी और वो भी खुश होने लगती हैं। वहीं पर दोयन स्कूल पहुंचकर टीचर्स के सामने अपने ड्रेड को मारने की एक्टिंग करती है और टीचर्स संगते को रोकते हैं और कहते हैं कि दोयन के ग्रेड भले ही अचानक से कम हो गए हों, लेकिन वो एक मेहनती और अच्छी लड़की है, उसे मत मारिए। दोयन अब अपने डैड को टीचर्स के सामने बिल्कुल एक डैड की तरह डांटती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बाहर इतनी मेहनत करता हूँ और तुमसे ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो रही। वो दोबारा से अपने डैड के हल्के हल्के मारने लगती है। संगते धीरे से कहता है कि बस भी करो, अब बहुत हो गया। फिर वो चिल्लाकर भाग जाता है। दोयन कहती है कि डैड रुकिए, कहाँ पर जा रहे हो। टीचर चौंक जाता है कि ये दोयन के डैड अपनी बेटी को डैड क्यों कह रहे हैं। यहीं पर दोयन अपने डैड को पकड़कर उठाकर बाहर लाती है। संगते कहता है कि तुम तो मुझे मारने के लिए बहुत बेताब होगी ना, तो तुम्हें सुकून मिल गया अपने डैड को मारकर और उन्हें फेल होते हुए देखकर तुम्हें खुशी हो रही होगी ना। दोयन कहती है कि ऐसा नहीं है, वैसे भी वो मेरे ही ग्रेड्स थे जो कि अब नीचे चले गए हैं। दोयन फिर अपने डैड से माफ़ी मांगती है और कहती है कि जब से मैंने आपकी जगह ऑफिस जाना शुरू किया है मुझे समझ आ गया है कि आप कितनी मेहनत करते हो। संगते खुश होने लगता है। तभी दोयन कहती है कि अब बस आप मेरी जगह डेट पर चले जाओ, नहीं तो जीहो मुझसे दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। उसके डैड नहीं जाना चाहते थे, लेकिन दोयन उन्हें उठाकर ले जाती है। वो अपनी सबसे अच्छी ड्रेस उन्हें देती है और पहनने के लिए कहती है। वो अपने डैड को अच्छे से तैयार करती है और जीहो के साथ डेट पर भेज देती है। जीहो उन्हें दोयन समझकर उन्हें एक पुराने सॉन्ग्स की कैसेट की शॉप पर ले जाता है जहाँ पर काफ़ी सारी पुरानी एल्बम्स थी। दोयन भी इनका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गई होती है। वो बाहर से ही इन्हें देखने लगती है। वो सोचती है कि ये उसकी पहली डेट थी और उसकी जगह उसके डैड इस डेट का मज़ा ले रहे हैं। अब इसके बाद उसके डैड जाते वक्त बहुत थक चुके थे और सो जाते हैं और सोते सोते जीहो के कंधे पर सर रख लेते हैं। दोयन ये देखकर और भी ज़्यादा परेशान होने लगती है। उसे इस वक्त अपनी बॉडी में होना था, लेकिन वो अपने डैड की बॉडी में फंसी हुई है। अब इसके बाद जीहो और संगते गाड़ी से उतरते हैं। संगते कहता है कि चलो अब मैं चलती हूँ, लेकिन जीहो उसे रोक लेता है। तभी दोयन ये देखकर चीखती है और तुरंत ही उन दोनों को आकर दूर कर देती है। वो दोयन के डैड के रूप में खुद को इंट्रोड्यूस कराती है और जीहो का हाथ पकड़कर उसे फील करने लगती है। संगते कहता है कि डैड हाथ छोड़ो, लेकिन वो हाथ छोड़ने का नाम भी नहीं लेती। वो जीहो के साथ ही घर तक आती है। जीहो कहता है कि अब मुझे जाना होगा। वो जाने लगता है। दोयन काफ़ी दुखी थी क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी की पहली डेट थी जिसे वो फील भी नहीं कर पाई। संगते को अपनी बेटी के लिए काफ़ी बुरा लगता है। वो तुरंत ही कमरे में आकर अपनी फ़ोन की फ्लैशलाइट को जलाकर खिड़की से बाहर जीहो को आवाज़ लगाता है और इसके बाद दोयन उस फ़ोन की फ्लैशलाइट दिखाते हुए जीहो को बाय कहने लगती है। अंधेरे की वजह से जीहो को लगता है कि वो दोयन है। वो भी बाय करता है और चला जाता है। इससे दोयन को थोड़ा अच्छा लगता है। वो अपने डैड को थैंक्स कहती है, जो कि कई सालों बाद उसने किया था, और ये सुनकर संगते को भी अच्छा लगता है। अब इसके बाद रेवोल्यूशन मीटिंग वाला दिन आ जाता है। संगते दोयन को अच्छे से तैयार करता है और उसे अपनी बनाई हुई स्क्रिप्ट देता है। उसे बिल्कुल स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलना था। अब इसके बाद दोनों निकल जाते हैं। स्कूल में संगते मीटिंग के बारे में ही सोच रहा था। वो क्लास से बाहर निकल जाता है। वहीं पर कंपनी में रेवोल्यूशन मीटिंग चल रही थी, जिसमें अब संगते का नंबर आ जाता है। दोयन जू के साथ मिलकर स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलती है और उसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी डिसेंट चल रही थी। संगते भी फ़ोन के ज़रिए सब सुन रहा था। यहीं पर दोयन बिल्कुल स्क्रिप्ट के हिसाब से बोल रही थी और तभी वो बताती है कि इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका प्राइस $50 होगा, जो बोलते हुए दोयन भी हिचकिचाने लगती है। जैसे तैसे वो इस प्रेजेंटेशन को ख़त्म करती है। संगते खुश हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कंपनी का चेयरमैन बिल्कुल आराम से सो रहा था। अब तभी दोयन खुद से बोलना शुरू करती है और कहती है कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बिकने वाला। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और चेयरमैन की भी आंख खुल जाती है।
दोयन कहने लगती है कि आजकल लोग पागल नहीं हैं जो कि इस प्रोडक्ट पर इतने पैसे खर्च करें। टीनेजर्स वैसे भी बहुत सारे खर्चे करते हैं, इसलिए आपको इस प्रोडक्ट को कम प्राइस में बेचना होगा, नहीं तो ये नहीं चलने वाला। संगते लगातार दोयन को फोन पर चुप होने के लिए कह रहा था, लेकिन दोयन चुप नहीं होती और इस वजह से कंपनी के चेयरमैन को भी गुस्सा आ जाता है। दोयन कहती है कि टीनेजर्स हमारी इस कंपनी के फ्यूचर कंज्यूमर्स हैं, इसीलिए हमें उन्हें ध्यान में रखकर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाकर कम प्राइस में बेचने होंगे। एक आदमी कहता है कि क्या तुम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि वो प्रोडक्ट चलेगा? फिर कुछ याद करके वो बोलती है कि जिम्मेदारी एक दूसरे को समझने से आती है। अगर हम अपने कंज्यूमर्स को नहीं समझेंगे तो हम लोग जिम्मेदारी आखिर किस चीज़ की लेंगे। वो कहती है कि हमें पहले टीनेजर्स को समझना होगा और मैं इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी लूँगा। ये सब सुनकर चेयरमैन कहता है कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी ये सब सुनकर खुश नहीं हुआ। ये बोलकर सब जाने लगते हैं। दोयन ने अब सब कुछ गड़बड़ कर दी थी। अब इसके बाद दोयन बाहर निकलती है। संगते भी यहाँ आकर दोयन के पीछे पड़ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने क्या किया है? इस सब की वजह से मुझे और मेरी टीम को कंपनी से फायर किया जा सकता है। दोयन कहने लगती है कि मैंने जो गलत था सिर्फ वही बताया था। दोनों में फिर से थोड़ी सी बहस हो जाती है और दोयन यहाँ से चली जाती है। संगते भी बाहर बैठकर कुछ सोचता रहता है। फिर वो फिर से अपने साइकेट्रिक दोस्त को कॉल करता है और इसके बाद उसके पास आकर रेडियो पर एक पुराना गाना चलाता है और डांस करने लगता है। कुछ ही समय बाद डॉक्टर को याद आता है कि ये तो वही डांस है जो कि मैंने और संगते ने एक साथ किया था और मुमकिन ही नहीं कि दोयन को ये डांस आता हो। इससे अब डॉक्टर को यकीन हो जाता है कि ये संगते ही है जिसकी सोल दोयन की बॉडी में आ गई है। संगते फिर उसे सब बताकर उससे कहता है कि अब मैं क्या करूं? डॉक्टर पूछता है कि तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी जीकर आखिर क्या पता चला। इस पर सांगते बताता है कि आजकल हाई स्कूल के एग्जाम बहुत टफ हो गए हैं, जबकि मुझे लगता था कि वो इजी होंगे। इसीलिए मैं दोयन को हमेशा पढ़ने के लिए कहता रहता था। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए, तुम्हारी बेटी को क्या चाहिए। इसके बाद सांगते वापस आ जाता है। वो दोयन से बात करने के बारे में सोच रहा था। वो दरवाजे के पास जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी बेटी से बात कर पाए और वो वहीं पे बैठ जाता है। दोयन भी उदास दूसरी तरफ बैठी हुई थी। इसी तरह सुबह हो जाती है और फिर दोयन के पास जू का मैसेज आता है। वो तुरंत ही भागती हुई ऑफिस जाने लगती है और इसी दौरान फ़ोन भी गिरा देती है। सांगते फ़ोन को उठाता है और अपने पास रख लेता है। वो एक बेसबॉल फील्ड में जाकर गुस्से में बॉल्स को हिट करे जा रहा था। तभी उसे फ़ोन से पता चलता है कि सांगते को उसकी पूरी टीम के साथ कंपनी से निकाल दिया गया है। ये बात जानकर वो तुरंत ही एक साइकिल को चुराता है और वहीं जाने लगता है। इधर दोयन कंपनी के चेयरमैन के पास पहुंचकर उनसे कहने लगती है कि वो उसे और उसकी टीम को कंपनी से ना निकालें, लेकिन चेयरमैन कहता है कि कल तो तुम काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, इसीलिए अब तुम्हें ही अपने टीम मेंबर्स की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये बोलकर वो जाने लगता है। दोयन उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी सांगते साइकिल से यहाँ पर आता है और कार से टकराकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसकी जान बच गई होती है, लेकिन सांगते को होश नहीं आया होता। ये सब देखकर दोयन काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। उसे एहसास हो गया था कि उसके डैड रोज़ किन चीज़ों से गुजरते हैं। वो देखती है कि उसके डैड के फ़ोन में सिर्फ उसके ही फ़ोटो हैं, जहाँ पर बचपन में वो खुशी खुशी अपने डैड के साथ फ़ोटो खिंचवाती थी, लेकिन बड़े होने के बाद उसने अपने डैड से दूर रहना शुरू कर दिया। और ये देखकर दोयन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने डैड के पास आ जाती है और उनसे बातें कर कर कहने लगती है कि डैड, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पसंद नहीं करती थी, इसीलिए मैं आपसे दूर रहने लगी थी। दोयन कहती है कि मैं एक जिम्मेदार बेटी नहीं थी और मुझे लगता था कि मैं आपको डिसअपॉइंट और शर्मिंदा कर दूंगी, इसीलिए मैं दूर रहने लगी। मैं आपका सामना नहीं कर पा रही थी। दोयन अपने डैड से माफ़ी मांगती है और उनसे कहने लगती है कि डैड, जाग भी जाओ ना। वो कहती है कि डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सांगते की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। फिर कुछ समय बाद सांगते और दोयन जब दोनों सो रहे थे तो उनकी सोल्स आपस में फिर से स्विच हो जाती हैं और अपने अपने शरीर में लौट जाती हैं। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और गले लगा लेते हैं। साथ ही चेयरमैन ने काफ़ी सोचने के बाद सांगते और उसकी टीम को एक और मौका दे दिया होता है और उस प्रोडक्ट का प्राइस भी कम कर दिया होता है। सांगते और दोयन के बीच में भी अब सब कुछ ठीक हो गया था। दोनों अब खुशी खुशी साथ जाने लगते हैं और इसी तरह एंड में हम हर उम्र की लड़कियों को देखते हैं जो कि बताती हैं कि वो अपने डैड से बहुत प्यार करती हैं। और जो लड़कियां बूढ़ी और बड़ी हो चुकी थीं, जिन्होंने अपने डैड को खो दिया
किया था। वो कहती हैं कि हम अपने डैड को आज भी बहुत मिस करते हैं। अगर हमें एक और मौका मिले तो हम अपने डैड से कहेंगे कि डैड, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर, इस मूवी के लास्ट में हम सांगते दोयन और उसकी माँ को भी देखते हैं, जो कि तीनों घूमने आए हुए थे, जहाँ पर दोयन की मॉम गुस्सा हो रही थी क्योंकि उनके बारे में किसी को भी कोई भी चिंता नहीं थी। वो सांगते से बहस करने लगती हैं और कहती हैं कि काश अगर तुम एक दिन मेरी जिंदगी जीते तो तुम्हें पता चलता कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। सांगते भी कहने लगता है कि अगर तुम मेरी जिंदगी जीती तो तुम्हें पता चलता मैं कितनी मेहनत करता हूँ। तभी दोयन ध्यान देती है कि ये लोग उसी बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हैं। वो अपने मॉम और डैड को लेकर तुरंत ही निकलने लगती है, लेकिन अब तक सोल स्विच हो चुकी थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।